नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं सूडान के क्राइसिस के बारे में। देखो, सूडान में भी सेम वैसी ही प्रॉब्लम है जो मोस्ट ऑफ द साहेल रीजन की कंट्रीज में है, जो कि मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज में है, कि वहां पर जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस है और जबरदस्त पॉलिटिकल क्राइसिस भी है। अगर आप सूडान की लोकेशन देखोगे तो वो ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है और इसीलिए बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं सूडान के अंदर में, और वो भी एक रीजन है वहां के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस का। तो आज इस वीडियो के अंदर में हम इसी बात को समझेंगे कि आखिर सूडान इन फॉरेन कंट्रीज के लिए इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, और सूडान के अंदर में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है DISF टीम की तरफ से। DISF टीम हैज लॉन्च्ड इस अचीवर्स बैच, और इस बैच के अंडर में ऑल ओवर इंडिया से 100 स्टूडेंट्स को पिक किया जाएगा स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर। ये पूरा बैच MK सर एंड टीम की गाइडेंस में चलेगा, प्लस ये बैच पूरा इंग्लिश मीडियम के अंदर होगा, और जो इस बैच के स्टूडेंट होंगे उनको 60% तक का स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दिया है, उस लिंक पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, DISF टीम आपको रीच आउट कर लेगी ना। अगर सूडान का प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम था जो इंडिया के अंदर में था। इंडिया से भी जब अंग्रेज गए थे तो यहाँ पर इंडिया के अंदर भी डिवीजन कर दिया था, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया था। तो सूडान में वैसे फॉर्मली तो अलग नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर बीज बो दिए थे अलग करने के। तो फाइनली सूडान जब 1956 में आजाद हुआ तो जब अंग्रेज यहाँ से गए तो एक पूरे सूडान के अंदर में आपको लोगों के बीच में कम्युनिटी डिवाइड दिखेगा, जहां पर पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो नॉर्थ में रहती थी और जो पूरी क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी वो साउथ सूडान में रहती थी, और इस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों के बीच में एनिमिटी थी और एक तरीके का डिवाइड था। और उसी तरीके से ये जो वेस्ट वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वेस्ट वाले पार्ट में पूरा समझ लो आप ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी, और ये ट्राइबल पॉपुलेशन कभी जो मेन पॉपुलेशन थी ये सेंटर की खार्टूम वाले यहाँ से कभी मिल के रह ही नहीं पाई, और इसीलिए आप देखोगे कम्युनिटी लेवल पर काफी ज्यादा एनिमिटी थी सूडान की, और यही सूडान की सबसे बेसिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पर हमेशा से प्रोटेस्ट जो है वो चलते रहते हैं। प्रोटेस्ट के साथ साथ एक प्रॉब्लम और थी यहाँ पर कि यहाँ पर कभी कोई स्टेबल गवर्नमेंट या बहुत बड़े स्टेचर का नेता नहीं बन पाया। पूरी कंट्री हमेशा से मिलिट्री कूच में रही। अगर आप देखो तो सबसे पहला मिलिट्री कू यहाँ पर 2 साल बाद ही आजादी के हो गया था 1958 में। बेसिकली ये एक सेल्फ कू था। जो यहाँ के लीडर थे ना खलील, उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लग गए थे और लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे थे, खास तौर से साउथ वाले रीजन के लोग, और वो इनको हटाना चाहते थे पावर से। तो इन्होंने क्या किया, खुद की ही गवर्नमेंट गिरा ली और अपने ही जो जनरल थे वहां पर आर्मी के अबूड, उनको पावर में ला दिया, और ताकि ये डिफेक्टो लीडर बने रहे और अबूद पावरफुल लीडर बन जाए। लेकिन बाद में अबूद ने इनको साइडलाइन कर दिया पूरी पॉलिटिक्स से और खुद ही लीडर बन गए। और ये सिर्फ एक बार मिलिट्री को नहीं हुआ, 1958 के बाद 1969 के अंदर भी फिर से मिलिट्री को हुआ, जहां पर जो लीडर थे अजहरी, उनको हटा दिया उन्हीं के मिलिट्री जनरल निमेरी ने। और निमेरी के बाद 69 में फिर से मिलिट्री क्यों होता है 1985 के अंदर में, जब निमेरी के खुद के मिलिट्री जनरल दहाब ने उनको पावर से हटा दिया और वो खुद पूरे सूडान के लीडर बन गए। 85 के बाद फिर से एक मिलिट्री को होता है 89 के अंदर में, और अब जो लीडर बने वो थे अल बशीर। अल बशीर भी मिलिट्री जनरल थे और उन्होंने जो वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंका और खुद वो पूरे सूडान के पावरफुल मैन बन गए। लेकिन यहां पर जब अल बशीर पावर में आते हैं ना, तो एक चीज उनके दिमाग में बहुत क्लियर थी कि ऑलरेडी सूडान के अंदर में बहुत सारे मिलिट्री कू हो चुके थे, तो जो मिलिट्री जनरल होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब देखो, सूडान का भी ठीक वैसा ही हाल है जैसा पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि मिलिट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और कोई भी PM वहां का जो है पूरा 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाता है, उससे पहले ही उसको या तो सरकार गिरा दी जाती है या उसकी हत्या करवा दी जाती है। जैसे बेनजीर भुट्टो की डेथ हो गई, बहुत सारे जो नेता थे उनकी डेथ हो गई, और किसी को पता ही नहीं है कि वो डेथ एक्चुअल में हुई कैसे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर किसी बहुत बड़े लेवल के लोगों का हाथ है, तभी किसी को पता नहीं लग पा रहा है। तो खास तौर से पाकिस्तान के लिए तो ये फेमस है कि वहां पूरी मिलिट्री है और वही पूरी कंट्री चलाती है। ठीक वही हाल सूडान के अंदर में भी था। आपने देखा कि जितने पावर में लोग आए, जितने मिलिट्री को हुए, साले मिलिट्री जनरल्स ही पावर में आए और फिर आगे जाकर के वो नेता बन जाते हैं। तो ठीक वैसे अल बशीर का हाल था। ये भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको हटा करके जब नेता बने, लेकिन एक चीज इनको पता थी कि कभी भी इनकी कंट्री में मिलिट्री को हो सकता है, इसीलिए किसी को बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं बनने देना है। इसके लिए इन्होंने एक कू प्रूफिंग का सिस्टम बना रखा था पूरा, जिसके बाद ये क्या करते थे, जिसके तहत ये क्या करते थे कि जितने भी बड़े लीडर थे जो इनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते थे, उन सबको अपने एक तो बहुत क्लोज रखते थे, और उसके साथ साथ क्या करते थे कि इन सारे लीडर्स को आपस में अलाइन करवा देते थे। बेसिकली आपस में इन सारे लीडर्स को लड़वा देते थे, चैलेंज करवा देते थे, जिससे कि एक लीडर जो है वो दूसरे लीडर पर चेक रखता था, और वो हर लीडर इनका बहुत करीबी बनने के चक्कर में दूसरे लीडर अगर कुछ भी कूप स्टेज कर रहा है या कू करने की कोशिश कर रहा है या अपना कुछ रिबेलियन बना रहा है, तो उसको पहले ही ये दबा देते थे। इस तरीके से ये कू प्रूफिंग के सिस्टम से हमेशा पावर में रहे बहुत लंबे टाइम तक। और एक और चीज इन्होंने की थी, इंपॉर्टेंट चीज, जो वहां की मिलिट्री थी जिसको कहते थे सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस SAF, उसको अपने कंट्रोल में रखा, क्योंकि इनको एक चीज पता थी कि अगर कंट्री चलानी है तो मिलिट्री को हमेशा पावर में रखना है, हमेशा कंट्रोल में रखना है अपने, तभी आप कंट्री चला पाओगे। जहां मिलिट्री आपके कंट्रोल से बाहर हुई, वैसे ही उस मिलिट्री का जनरल निकलेगा और आपको अपनी पोजीशन से उठा फेंकेगा और खुद वो
लीडर बन जाएगा। तो इसलिए इन्होंने एसएएफ को हमेशा अपने कंट्रोल में रखा। और ये अल बशीर जो है वो काफी पॉपुलर लीडर भी थे शुरू में, लेकिन बाद में क्या होता है कि पूरे आपको जैसे कि मैंने बताया कि पूरा सूडान जो है वो कई लोगों कम्युनिटीज के बीच में डिवाइडेड है, लोगों में काफी ज्यादा एनिमिटी है। तो जब भी कोई क्राइसिस आता है तो वहां पर प्रोटेस्ट जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से वहां पर क्राइसिस शुरू होता है 1990s के टाइम पर, वहां पर क्राइसिस शुरू होता है और तभी जो है वो सूडान के साउथ वाले रीजन में पूरा एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। अब ये प्रोटेस्ट को दबाने के लिए सबसे बड़ी अल बशीर ने गलती ये कर दी कि इन्होंने सीधा सीधा एसएएफ को वहां पर भेज दिया। खुद कभी नहीं गए साउथ के रीजन में, खुद लोगों से कभी बात करने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो साउथ वाला रीजन था यहाँ पर एसएएफ को स्टेशन किया। और जो ये सुडानीस आर्म फोर्सेस होती हैं, ये जब वहां पर जाती हैं तो ये जबरदस्त जाकर के पूरा बवाल मचा देती हैं और लोगों को मारना शुरू कर देती हैं। देखो, मिलिट्री का एक सेट तरीका होता है लोगों को डील करने के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से वो जाकर के वहां पर लोगों को, सिविलियंस को बहुत बड़ी मात्रा में मारना शुरू कर देते हैं जो एसएएफ के लोग होते हैं। और उसके बाद वो रिबेलियन और ज्यादा भड़क जाता है। अब जब रिबेलियन साउथ वाले रीजन में हो रहा था तो ठीक उसी टाइम पर रिबेलियन डाफूर वाले रीजन यानी कि सूडान के वेस्ट वाले रीजन में भी शुरू हो जाता है। अब क्योंकि इनकी मोस्ट ऑफ दी जो आर्मी है वो साउथ वाले रीजन में स्टेशनड है, इसलिए इनके पास एम्पल फोर्सेस नहीं थी कि ये वेस्ट वाले प्रोटेस्ट को दबा पाएं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो वेस्ट वाला रीजन था ये बेसिकली ट्राइबल लोगों का रीजन था और ट्राइबल्स बड़े स्ट्रांग होते थे, बेसिकली डेकॉइट्स थे। और इन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी ग्रुप्स, मिलिशियास बना रखे थे, एक तरीके से मिलिटेंट ग्रुप्स बना रखे थे, जिससे ये दूसरी कंट्री जो चार्ड है, जिससे इसका बाउंड्री लगता है सूडान का, वहां पर जाकर के डकैती करते थे और फिर वापस आ जाते थे सूडान के अंदर में और बच जाते थे। तो इन छोटे छोटे मिलिशियास के एक एक लीडर हुआ करते थे। इन सारे मिलिशियास को एक साथ जोड़ा और इनका एक लीडर बना दिया और उसके बाद इनका नाम दे दिया जवाहिद। और फिर इनको यूज करके और एसएएफ के कुछ फोर्सेस, कुछ मतलब पैरा मिलिट्रीज को यूज करके इन्होंने डाफूर के प्रोटेस्ट को दबाना शुरू किया और इतना जबरदस्त सिविलियंस को मरवाया वहां पे कि यूएन का नंबर माने अगर तो समझ लो ऑलमोस्ट 20,000 सिविलियंस की वहां पर कैजुअलिटी हुई थी ठीक एक साल के अंदर में। अब इतनी कैजुअलिटीज जब हो गई तो लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, रिबेलियन और ज्यादा बढ़ गया। फाइनली बाहर की पावर्स ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सारी पावर्स ने वहां पर इंटरवीन किया और फाइनली 2011 में वहां का डिवीजन हो गया और सूडान जो है उससे साउथ सूडान अलग हो गया। और साउथ सूडान अलग होने के बाद जो है बशीर को समझ में आया कि उनकी पावर को भी कोई चैलेंज कर सकता है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि फॉरेन पावर्स यहां पर बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं या बार बार इंटरवीन कर रहे हैं। तो उसके पीछे का रीजन सिंपल सा है कि सूडान को अगर आप देखोगे तो सूडान में साउथ और नॉर्थ दोनों में डिवाइडेड ऑयल फील्ड्स हैं और इन ऑयल फील्ड्स की वजह से, सिंपल सी बात है, जहां ऑयल वहां यूएसए, तो इन ऑयल फील्ड्स की वजह से ही यूनाइटेड स्टेट्स खास तौर से काफी ज्यादा यहां पर इंटरेस्टेड रहता है। यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा भी रशिया काफी इंटरेस्टेड है, या उसके अलावा सऊदी अरेबिया भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये सारी कंट्रीज काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है सूडान के अंदर में और ऑयल फील्ड्स भी इन्होंने डिवाइड कर दी। जब साउथ सूडान अलग हुआ तो यूएसए ने यही सोचा कि वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने हिसाब की बना लेते हैं ताकि ये जो ऑयल फील्ड्स वहां के हैं उसकी माइनिंग जो है वो पूरी अमेरिकन कंपनीज करें। और वहां साउथ सूडान में भी अलग पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो चुका है जिसकी वजह से, और वहां पर भी अलग होने के बाद भी साउथ सूडान बहुत ज्यादा परेशान है आज भी। उसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि वहां की कहानी अलग लेवल की चल रही है। तो अब जब अल बशीर के हाथ से साउथ सूडान चला गया, साउथ वाला पूरा रीजन, तो क्या होता है कि ऑयल फील्ड्स भी आधे से ज्यादा साउथ सूडान में चले जाते हैं और मोस्टली जो ऑयल फील्ड्स हैं, जो कि ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग वाले ऑयल फील्ड्स हैं, वो सारे साउथ सूडान के अंदर में थे। और तब अल बशीर की जो हालत है वो खराब होनी शुरू हो जाती है और पूरे देश में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। ये सब घटना जो है 2011 में हुआ ये अलग, और फिर फाइनली आपको पता है कि 2015 में क्या होता है कि ऑयल क्राइसिस हो जाता है पूरी दुनिया के अंदर में। ऑयल क्राइसिस के बाद सबसे ज्यादा मार जो पड़ती है वो सूडान के ऊपर पड़ती है क्योंकि पूरी कंट्री ऑयल के दम पे ही चल रही थी और कुछ था नहीं यहाँ पर। तो जब 2015 वाला क्राइसिस होता है तो यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो जाती है और उसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब अल बशीर को ये समझ में आता है कि अगर अपनी पावर को उनको बचानी है तो उनको कुछ और करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया था, जो जवाहिद बनाया था वहां पर, उस जवाहिद के जो लीडर थे वो हेमेती थे, उनको सीधा वहां से बुला करके अपनी सेंट्रलाइज फोर्स में रख लिया और उस फोर्स का नाम दिया आरएसएफ, यानी कि रैपिड सिक्योरिटी फोर्स। अब इनका नाम तो आरएसएफ दे दिया था लेकिन इनके काम जो थे वो मिलिटेंट्स वाले ही थे। बेसिकली ये लोग ट्राइबल्स थे, डकैट्स थे, तो इनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो थी नहीं, तो ये उस तरीके से ही काम करते थे, ये डकैतों की तरह ही काम करते थे। अब हेमेती को यूज करके जब इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा था तो जाहिर सी बात है सबके ऊपर मार पड़ रही थी, तो इन्होंने धंधा शुरू कर दिया। बेसिकली ये क्या करते थे, हेमेती का यूज करके ये गन स्मगलिंग और लोगों की स्मगलिंग करते थे। जैसे बाहर की कंट्रीज को, अगर जैसे यमन में कोई इशू हो रहा है और वहां के प्रेसिडेंट को कुछ लोग चाहिए उनके लिए लड़ने के लिए, तो ये यहाँ सूडान से लोगों को भेजते थे यमन में। अगर सऊदी अरेबिया में कुछ लोग चाहिए तो यहाँ सूडान से गन्स वाले लोग जो है गन भी स्मगल करते थे और लोग भी स्मगल करते थे जो गन चलाने के लिए जानते थे, वो जाते थे वहां पर लड़ते थे दूसरे कंट्री के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे सिविलियंस जो हैं वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो चुके थे, गन्स में, माइनिंग में और इस इलीगल धंधों में बहुत तरीके के। तो सूडान के अंदर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी।
प्लस फिर 2018 में एक बहुत बड़ी घटना होती है। 2018 में एक रिपोर्ट निकलती है, बेसिकली बजट आता है कंट्री का, और उस बजट में एक चीज सामने आती है, हाईलाइट होती है कि 60% जो पूरा देश आप समझ लो इकोनॉमिक क्राइसिस में है, और उस बजट में जो बजट का 60 पूरे देश का 60% बजट का हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ अल बशीर की सिक्योरिटी और उनकी प्रिविलेजेस में चला जा रहा है। और इस वजह से वहां पर जबरदस्त प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं पूरे देश के अंदर में। फिर से डाफूर वाले रीजन में और अलग अलग रीजन्स में, खार्टूम में भी ये प्रोटेस्ट पहुंच जाते हैं। और तब अल बशीर ने इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए अपनी आरएसएफ और एसएएफ दोनों का इस्तेमाल किया और फिर से सिविलियंस को मरवाना शुरू कर दिया। अब जब इन दोनों फोर्सेस का इस्तेमाल करके सिविलियंस को मरवाना शुरू करते हैं तो गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। रिबेलियन दबता नहीं है, इन्होंने अपनी गलती से सीखी नहीं और फिर से पावर का और फोर्स का इस्तेमाल करके ये उस रिबेलियन को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो आरएसएफ और एसएएफ वाले थे, ये समझ गए थे कि अब अल बशीर जो है वो ज्यादा दिन पावर में टिक नहीं पाएंगे। तो इन दोनों जो मिलिट्री ग्रुप्स थे उनके लीडर हिमेती हैं और एसएएफ के लीडर बुरहान हैं। इन दोनों ने क्या किया कि इन दोनों ने अपने ही लीडर यानी कि अल बशीर के अगेंस्ट में मिलिट्री को स्टेज कर दिया, और वो मिलिट्री को कर दिया और उनको पावर से हटा करके ये दोनों पावर में आ जाते हैं। अब जब ये दोनों लीडर पावर में आते हैं तो वहां के लोग थोड़ा सा खुश हो जाते हैं कि अल बशीर जैसा ऑटोक्रेटिक लीडर पावर से हट गया है, तो अब जाकर के कोई डेवलपमेंट होगा सूडान के अंदर में। लेकिन ये भी उन लोगों की उम्मीदें तब टूट जाती हैं जब ये दोनों लीडर पावर शेयरिंग को लेकर के आपस में लड़ने लगते हैं। अब क्योंकि हिमेती जो है वो अल बशीर के बड़े क्लोज थे, तो उनको ये ऐसा लगता था कि वो सेकंड इन लाइन है, और जब अल बशीर पावर से हटे हैं तो हिमेती ही जो है वो प्रेसिडेंट बनने चाहिए। और इनकी पॉपुलैरिटी अपने ट्राइबल रीजन में यानी कि डाफूर वाले रीजन में बहुत ज्यादा थी, और इसलिए ये चाहते थे कि ये खुद प्रेसिडेंट बने। वहीं बुरहान का भी सेम मानना था कि खार्टूम में हमेशा स्टेशन थे, कैपिटल इनके कंट्रोल में है, और जो सुडानीज आर्म फोर्सेस है ये फॉर्मल आर्म फोर्स है सुडान की, और इसीलिए बुरहान को यहाँ का प्रेसिडेंट बनना चाहिए। और आपस में पावर शेयरिंग को लेकर के ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ने लग जाते हैं और एक सिविल वॉर शुरू हो जाता है पूरा सूडान के अंदर में, जहां पर बहुत ज्यादा सिविलियंस मरने लग जाते हैं। फिर वही बात हुई, फिर से फॉरेन पावर्स ने यहाँ पर इंटरवीन किया, इन लोगों को रोका और 2020 के अंदर में एक अग्रीमेंट साइन करवाया, और उस अग्रीमेंट के तहत एक ट्रांजिशनल काउंसिल का गठन किया। अब इस ट्रांजिशनल काउंसिल में बेसिकली क्या कहा गया कि बुरहान इस ट्रांजिशनल काउंसिल के हेड होंगे यानी चेयरपर्सन होंगे, और हिमेती इसके वाइस चेयर होंगे। और इस ट्रांजिशनल काउंसिल का काम ये होगा कि ये जो अभी पूरा पावर इन दो फोर्सेस के हाथों में है, ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हाथ में ट्रांजिशन हो, मतलब दिया जाए और एक पीएम स्थापित किया जाए। तो इन्होंने इस एग्रीमेंट को माना भी, और हामडोक को वहां पर 2020 में पीएम बना तो दिया इन दोनों ने। लेकिन हामडोक की पॉपुलैरिटी विद टाइम काफी ज्यादा बढ़ने लग गई। हामडोक की जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई, लोगों के बीच में वो काफी ज्यादा जाने लग गए, स्कीम्स ऐसी लाने लग गए, इससे लोगों को फायदा होने लग गया। उसकी वजह से इन दोनों को अपना पर्सनल बेनिफिट जो है वो गिरता हुआ दिखाई देने लगा, और इनको लगा कि एक नेशनल लीडर यहाँ सूडान के अंदर में खड़ा हो जाएगा जो कि इनको आज नहीं तो कल चैलेंज कर देगा। मिलिट्री के दम पर कब तक ये लोग पूरा देश चलाएंगे। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, इनको इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया कि फाइनली 2021 में इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और ये कंट्री से भाग गए। और इसके बाद क्या होता है, ये दोनों फिर से पावर में आ जाते हैं और ये दोनों फिर से उसी पावर शेयरिंग को लेकर के लड़ाई करने लगते हैं आपस में। और अभी भी यथास्थिति यही है कि इन दोनों की पावर शेयरिंग की लड़ाई को लेकर के वहां पर सूडान में लगातार सिविल वॉर चल रहे हैं। अभी तो फिलहाल सीज फायर का कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ है, लेकिन ये सिविल वॉर जो है वो खत्म होने वाले नहीं है। सेम वही ईस्ट और वेस्ट का डिवाइड है, जो लिबिया के अंदर में ईस्ट और वेस्ट का डिवाइड है, सेम वही डिवाइड यहाँ पर भी है। ट्राइबल्स चाहते हैं कि उनका लीडर हिमेती जो है वो प्रेसिडेंट बने, और खार्टूम वाला रीजन में चाहते हैं लोग कि बुरहान प्रेसिडेंट बने। तो हो सकता है कि सूडान की कंट्री दो हिस्सों में टूट जाए। अगर बात करें सूडान की कंट्री की इकोनॉमी कैसे रन कर रही है, तो आप समझ लो पूरा इन्होंने कुछ माइंस अपने अपने कब्जे में कर ली हैं, और उन माइंस से डायरेक्ट कंपनीज को, बाहर की कंपनीज को बुला करके माइनिंग कराते हैं और उनसे बहुत बड़ी मात्रा में ये उगाही करते हैं। प्लस इसके साथ साथ ये गन्स की स्मगलिंग करते हैं दूसरे देशों में, और उसके साथ लोगों की भी स्मगलिंग करते हैं दूसरे देशों में। इस तरीके से कुछ पूरे सूडान की इकोनॉमी रन हो रही है, और सूडान के सिविलियंस का बहुत बुरा हाल है। जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस है सूडान के अंदर में। तो आई होप आपको सूडान के पूरी पॉलिटिकल क्राइसिस का समझ आ गया होगा। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।